डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। ये जितने क्वेश्चन हैं ये पिछले कई वर्षों में कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, योगवेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, योगवेद। योगवेद जो है वो उपवेद नहीं है। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, जिनमें आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है, धनुर्वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका जो ऑप्शंस दिया है वो है हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, या फिर अग्नि के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा व चक्रवात के। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, या फिर तुलसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी। तुलसी को पंचगव्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूतखोर को कुशीदीन कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका ऑप्शन है अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सावित्री। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, या फिर 24 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 दिन। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका जो ऑप्शन है वह बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया जो है वो निरंजना नदी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका जो ऑप्शन है वो है बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो ऑप्शन है वह कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक, विनय पिटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसाका पिटक जो है ये वो त्रिपिटक में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे?
तो इसका जो ऑप्शन है वो है अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवक। जीवक जो थे वो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पार्श्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, और जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य का क्या अर्थ है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता केंद्र में द्विसंज्ञात्मक विधायिका की स्थापना थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया? तो जो ऑप्शंस है वो है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण एंड एम.एन. रॉय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने दिया, और इस विचार को मूर्त रूप से कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 12, 13, 15, 17। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला की जो संख्या थी, महिला सदस्य जितनी थी उनकी संख्या जो थी वो 15 थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका जो ऑप्शन दिया है वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है वो है एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, एन माधव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ऑप्शंस थे 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 1,20,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,20,000 शब्दों में भारतीय संविधान लिखा गया है, और इसे श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो है 14, 13, 17, 26। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 14। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो इसका जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 23वां, 26वां, 24वां, 32वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 23वां। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे उत्तरदायित्व सौंपा है? ऑप्शन है वो है उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को उत्तरदायित्व सौंपा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी देश की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो हिंद महासागर तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार इसका विस्तार जो है वो हिंद महासागर तक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके बाद में फिर बी और फिर डी। बस केवल असम जो है असम से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, झारखंड एंड मिजोरम। ऑप्शन ए, बी एंड डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 4, 5, 7, 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किवीथू या फिर इंदिरा पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी छोर जो है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है 3.4, 4.4, 5.4 या फिर 2.4। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4। भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा या 7वां? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर चीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है रोहतांग, नाथुला, खारदंगला या बनिहाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला, नाथुला दर्रा। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 1,04,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ सुनने वाले कान होता है और ला का अर्थ होता है दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है करीवास, भागीरथी, काठमांडू, अराकू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अराकू। अराकू जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, सिलांग पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलांग पहाड़ियाँ, सिलांग चोटी, सिलांग चोटी। सिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, K2। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 है, गार्डविन अस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब पेश किया गया? तो इस क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2015 या फिर 1 जुलाई 2018। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1977, 1947, 1965 या फिर 1969। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया है वो है HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, सिक्किम। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की ये SI इकाई क्या है? न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की SI सिस्टम में जो इकाई होती है वो जूल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 750 वाट, 800 वाट, 700 वाट या फिर 746 वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एंथोनी प्लेटसन, जॉन हैरिसन, रॉबर्ट बंस, माइकल फेराडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने 1831 में इंग्लैंड में डायनमो की खोज की थी। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फेराडे, एडवर्ड टेलर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।